साथियों, क्या पिस्तौल और टैंकों के दम पर किसी देश की संस्कृति और उसकी आजादी को हमेशा के लिए कुचला जा सकता है? चीन को लगता है कि हाँ, लेकिन तिब्बत के लोगों की रगों में दौड़ती आजादी की चाहत ने आज बीजिंग की नींद उड़ा रखी है। आज हम बात करने वाले हैं साथियों इस तिब्बत के बारे में। तिब्बत पर पूरा कब्जा किसने कर रखा है? चाइना ने कर रखा है। कब करा था? ये 1950 की बात है, जब माओ सरकार, वहां माओ लोग आए थे उसमें, और 1959 में इनके जो दलाई लामा थे वो तिब्बत से भाग कर, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था, उन लोगों को मारने की कोशिश की जा रही थी, तो भारत में आ गए और हिमाचल प्रदेश में आके वो लोग रह रहे हैं। दलाई लामा अपनी निर्वासित सरकार भी चला रहे हैं। अब तिब्बत की जो बाउंड्री लाइन है वो भी एक बार देख लोगे। अगर ये नेपाल के साथ मिल रहा है, भूटान के साथ मिल रहा है, भारत के साथ, जो भारत का हिमाचल प्रदेश वाला इलाका है, उत्तराखंड वाला इलाका, और ऊपर अगर लद्दाख तक जाए तो वहां तक ये तिब्बत की पूरी हमारी बाउंड्री लाइन बन रही है। अगर तिब्बत अगर आज आजाद रहता तो जितनी भी हमारे बाउंड्री पर संघर्ष चल रहे हैं, बाउंड्री लाइन पर संघर्ष चल रहा है चाइना के साथ, वो चलते ही नहीं। ठीक है। और तिब्बत के लोगों को इतना ज्यादा परेशान कर रखा है भाई साहब, इतना ज्यादा परेशान कर रखा है तिब्बत के लोगों को, क्योंकि तिब्बत के लोग वहां से तंग आके आजादी की मांग कर रहे हैं कि हमें आजादी फ्री करो तिब्बत को चाइना से। क्योंकि अभी यूएन के बाहर एक शख्स ने आत्मदाह कर लिया, और ऐसे अब तक बहुत सारे लोग आत्मदाह कर चुके हैं। 160 प्लस लोग आत्मदाह कर चुके हैं कि हमें आजादी चाहिए, क्योंकि वहां के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। अभी ना लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी, क्योंकि भाई मैं बताना चाह रहा था कि तिब्बत में चल क्या रहा है, तिब्बत के लोग परेशान क्यों, आत्मदाह क्यों कर रहे हैं। तो थोड़ा सा मैंने खगाला चीजों को निकाला, तो वहां से जब मैंने कॉमेंट्स देखे लोगों के, तो भाई साहब कॉमेंट्स से ये पता लगता है कि वहां के लोग वाकई में बहुत ज्यादा परेशान है। अभी लेटेस्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी तिब्बत को लेके। सर थैंक यू सर, फ्री तिब्बत करिए सर, थैंक यू फॉर द सपोर्ट, जय भारत जय तिब्बत, थैंक यू जी सर। देखो ये कमेंट्स आप देख रहे हो, देख रहे हो ये कमेंट्स। फ्रॉम ओल्ड टाइम तिब्बत इज कल्चर वाइज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, दिस वाज इंडिपेंडेंट एंड पीसफुल टेरिटरी इन द वर्ल्ड, यूएन शुड गिव अटेंशन अबाउट तिब्बत। वो लोग लिख रहे हैं भाई साहब कि हमें फ्री करो, फ्री करो, फ्री करो, हमें इनके साथ नहीं रहना। लगातार इतने सारे कमेंट्स। तो मैं बोल रहा था कि भाई इतने कमेंट्स अगर लगातार आ रहे हैं और कुछ लोगों तक ये रीच गई है, तो देखो वो लोग कितने ज्यादा परेशान हैं। तो भाई अब सपोर्ट करने वाला टाइम आ चुका है कि भाई अगर कोई परेशान है तो उसको सपोर्ट किया जाए। और ये जो तिब्बत वाला रीजन है भारत के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम वाला पार्ट भी बन चुका है, क्योंकि चाइना ने कब्जा कर रखा है और चाइना हर रोज बाउंड्री लाइन पर आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश में घुसने की वो हमें धमकी दे रहा है। अक्षय चीन वो ऑलरेडी हमसे ले चुका है। देख रहे हो कमेंट्स, कम्युनिस्ट चाइना इज कमिटिंग जेनोसाइड इन ऑक्यूपाइड तिब्बत। देखो इतने बड़े बड़े कमेंट्स, इसका मतलब आप समझ रहे हो, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई साहब वहां के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। अब होगा क्या, अब पूरी कहानी समझो। आज हम बात करेंगे पूरा जियोपॉलिटिकल एंगल क्या है, पीओके में क्या चल रहा है, पीओके में सपोर्ट क्यों करना चाहता है चाइना को। बांग्लादेश में मोगला पोर्ट को लेकर वो वहां घुस चुका है जो भारत के पास था। फिर बांग्लादेश को म्यांमार एक कॉरिडोर बना रहा है चाइना में होते हुए, वो भी एक नया कॉरिडोर बना रहा है। यहां से भी ऊपर एक कॉरिडोर बना रहा है, ऊपर से घिरने की कोशिश कर रहा है भारत को। तो अब एक्चुअली अगर जियोपॉलिटिकल एंगल से भी देखा जाए तब भी हमें तिब्बत को सपोर्ट करना चाहिए, और लगातार भारत कर रहा है तिब्बत को सपोर्ट, ठीक है। और खुलकर भी करना चाहिए, क्योंकि वो खुलकर अगर हमारे पीओके के बारे में बोलेगा, जो हमारा अविभाज्य हिस्सा है, जो उल्लू का पट्टा पाकिस्तान कब्जा करके बैठा है, अब है उतने उस हिस्से को उससे थप्पड़ मार के लेना है उस नालायक से। तो चाइना आके बोलता है, तो अब हमें तिब्बत को लेके बोलना पड़ेगा कि देखो भाई ये रियलिटी है कि वहां के लोग कितना ज्यादा परेशान है, तुम कितने ज्यादा क्रूर हो, वहां पर कितना ज्यादा तुमने आतंक मचा रखा है। और अब अगर मैं अभी हाल ही रिपोर्ट्स बताऊं ना साथियों, तो वहां बड़ा बुरा हाल कर रखा है। वो आगे की प्लानिंग को लेकर वो बहुत बड़ी मतलब ऐसी चीजें कर रहा है चाइना जो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। आपको एक चीज तो ये भी पता होगा कि वहां के जो दलाई लामा थे वो भारत में आकर रह रहे हैं 1959 से, क्योंकि वहां से उनको मारने जैसी हालत उनकी कर दी थी, उनकी फोर्सेस ढूंढ रही थी भाई। तो जो तिब्बत था पहले एक सोवर्ण, एक बिल्कुल मतलब आजाद देश था भाई। वो लोग चीन इसे अपना हिस्सा मानता है, इस वाले हिस्से को, जबकि तिब्बत के लोग चीख चीख कर दुनिया से कह रहे हैं कि हम संप्रभु हैं, सोवर्ण हैं, हमारी अपनी संस्कृति है, हमारी अपनी पहचान है, और हम इस कम्युनिस्ट तानाशाही से पूरी तरह आजाद होना चाहते हैं। यह ठीक वैसे ही है जैसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर का झूठा मुद्दा उठाता है, जबकि वह हिस्सा रणनीतिक, ऐतिहासिक और कानूनी दस्तावेजों के आधार पर पूरी तरह भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है, अटूट हिस्सा है। इसके विपरीत तिब्बत पर चीन का कब्जा पूरी तरह अवैध और जबरन थोपा गया है। ये क्लियर कट है। यही तिब्बत विवाद साल 1962 में भारत और चीन के संबंध खराब होने की सबसे बड़ी जड़ बना था, क्योंकि ये वाला आप देख रहे हो अक्षय चीन, इस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। कौन? ये चाइना, इस अक्षय चीन पर। ये हमारा इलाका था, ये सबसे टॉप मोस्ट वाला इलाका है, जब बर्फीला इलाका है। तो यहां हमारी फोर्सेज नहीं थी, क्योंकि 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, तो हमने अपनी फोर्सेज नहीं पहुंचाई, क्योंकि हमारे जवाहरलाल नेहरू सो रहे थे उस समय। ठीक है, हमारे चीनी हिंदू भाई भाई कर रहे थे वो, ठीक है। और चाइना वहां रोड बनाया जा रहा था, G219 ये करके जो रोड बना रहा था, जो उनका शिनजियांग शहर था उसको तिब्बत से जोड़ने के लिए कनेक्शन बना रहा था ना।
कि तिब्बत कहीं से भी कुछ भी फ्री ना रहे। अगर ये अक्षय चिन्ह हमारे पास रहता तो वो कनेक्शन रोड बना ही नहीं पाता। G219 वो रोड नेटवर्क ज्यादा बनाने की कोशिश करता है क्योंकि अपने बेस बना सके, अपनी फोर्सेस को खड़ा कर सके। उसने पहले यहाँ रोड बनाया और अपनी फोर्सेस को यहाँ बैठा दे चारों तरफ। भारत को पता ही नहीं भारत की सरकार हो रही थी। अब ऐसा नहीं है। हमारी इंटेलिजेंस फोर्सेस, हमारी फोर्सेस बहुत, हमारे पास उस समय बूट भी नहीं थे, तब भी हमने उनसे लोहा मनवा दिया था। ठीक है, समझ रहे हो तुम? तो हल्के मत लेना भारत की फोर्सेस को, सेना को। और अब वो जमाना गया, अब तो चाइना की हालत खराब कर देंगे। ठीक है, कर भी रखी है, डोकलाम विवाद आपने देख रखा होगा। ठीक है, तो भाई साहब इसने तो बहुत नालायकी करी है। इसने, या हमने पहले, जब इसके पास कुछ नहीं था 1950 से पहले, कई बार बताया था मैकमोहन लाइन, ये नक्शा जारी किया गया था, तो चाइना कुछ बोलता ही नहीं था। इसने तो यहां से रास्ता बना लिया, तब जाके दिक्कत प्रॉब्लम क्रिएट हुई। यहां अपनी फोर्सेस बैठा दी, हम नीचे पर बैठी हुई थी हमारी फोर्सेस, तो पहले ही प्लानिंग सेट कर चुका था। तो तब ये पूरा मामला था, अक्षय चिन्ह वाला इलाका हमसे उसने ले लिया। हम लेंगे वापस। हमारी संसद में लगातार इसके ऊपर आवाज उठती है, बातें होती हैं कि हमें अपने अक्षय चिन्ह वाले हिस्से को किस तरीके से वापस लेना है। बात समझ में आ रही है? तो तभी दलाई लामा को हमने शरण दी थी 1959 में। हिमाचल प्रदेश में अब वो अपनी वहां से निर्वासित सरकार भी चला रहे हैं। ठीक है, तो ये लगातार भारत पर अटैक करने की कोशिश करता है, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो, भारत की सीमा से लगते अन्य इलाके हों, हमें घेरना और हमला करना शुरू करना, ताकि भारत को पीछे धकेला जा सके। 1962 के युद्ध में चीन ने अक्षय चिन्ह का कुछ इलाका भारत से अवैध रूप से छीन लिया था, जिसे वापस लेने की बात लगातार हमारी संसद में उठती रहती है। अब देखो ये कर क्या रहा है, बच्चों का ब्रेन वॉश कर रहा है तिब्बत के अंदर। तिब्बत में चीनी तांडव का काला सच। अब आपको एक बेहद गंभीर बात समझनी होगी कि चीन तिब्बत में ऐसा क्या कर रहा है जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी रणनीतिक जीत का रास्ता खोल रहा है। अगर हालिया रिपोर्ट्स की बात करें जून 2026 की, तो आपको कुछ ऐसी रिपोर्ट्स, कुछ ऐसी सोशल मीडिया पे वीडियोस देखने को मिलेंगे, और ये बिल्कुल सही बात है। कमेंट्स बॉक्स में अगर कोई तिब्बती लोग देख रहे हो तो जरूर बताइएगा कि चीन तिब्बत में छोटे छोटे बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहा है और उनका ब्रेन वॉश करके उनके मस्तिष्क के साथ खेल रहा है। उन्हें बचपन से ही यह सिखाया जा रहा है कि तिब्बत और चीन के प्रति उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं। अक्सर इंटरनेट पर चीनी बच्चों के वीडियोस आते हैं जिनमें 5 या 10 साल के बच्चे बहुत ज्यादा ओवर ट्रेंड दिखाई देते हैं। इन्हें देखकर लोग सोचते हैं कि चीन का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है और हमारे बच्चों को भी ऐसी ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। लेकिन सच यह है कि वो ट्रेनिंग सामान्य परिस्थितियों में नहीं मिल रही है, वो एक सख्त और क्रूर मिलिट्री ट्रेनिंग है साथियों। तिब्बत के बच्चों को यह ट्रेनिंग इसलिए दी जा रही है ताकि वे अपनी मूल तिब्बती पहचान, अपनी भाषा और अपने बौद्ध धर्म को पूरी तरह भूल जाएं और चीनी एडमिनिस्ट्रेशन, वह चीनी आर्मी के हितों के साथ अलाइन हो जाएं। यह तिब्बत की पूरी पीढ़ी को खत्म करने की चीनी की एक सोची समझी सांस्कृतिक साजिश है, कल्चरल जेनोसाइड है। जबकि ऐतिहासिक रूप से हम सब जानते हैं कि तिब्बत के हित चीन के हितों से बिल्कुल अलग हैं साथियों, और वहां का हर एक नागरिक आजादी की सांस लेना चाहता है। नहीं तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देख लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा वहां के लोग क्या चाहते हैं। चीन ने पहले ही शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों के, ये ऊपर वाला जो इलाका है, ये शिनजियांग वाला जो इलाका है, यहां पर इसने बहुत बदनामी झेली थी यहां पर पूरी दुनिया में। वहां वह लोगों को धार्मिक आजादी नहीं देता, मुसलमानों को दबाकर रखता है और पूरे प्रांत को उसने लगभग नजरबंद कर रखा है, जहां से कोई भी रिपोर्ट बाहर नहीं आ पाती। अब वही खूनी तांडव वह तिब्बत में कर रहा है। वह बच्चों को बौद्धिक और मानसिक विकास रोक रहा है ताकि वे अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को भूल जाएं साथियों। बचपन से जो कड़ा सैन्य प्रशिक्षण उन्हें दिया जा रहा है, आगे जाकर वे उसी ढर्रे पर सोचेंगे। इस चाल से दलाई लामा और तिब्बत का इतिहास जानने वाले लोग बेहद दुखी हैं और वे भारत से मदद की उम्मीद रखते हैं। चीन इन युवाओं को हथियार की ट्रेनिंग देकर एक फ्रंटियर फोर्स, सीमावर्ती बल बनाने की कोशिश कर रहा है कि तिब्बत के लोगों को ही फिर बिठाएगा। चीन की चाल यह है कि जब भी सीमा पर भारत की तरफ से कोई टकराव की स्थिति बने तो वह इन्हीं तिब्बती बच्चों को आगे ढाल बनाकर खड़ा कर दे, ताकि चीन के मुख्य नागरिकों और उसकी मुख्य फौज को आगे आकर नुकसान ना उठाना पड़े। हम लोगों को आपस में बढ़ाने की कोशिश कर रहा है भाई साहब, वो अभी से उसकी प्लानिंग सेट कर रहा है, बच्चों को इस तरीके की वो ट्रेनिंग दे रहा है। दलाई लामा का मतलब होता है, आप जानते हो, ज्ञान का भंडार। बौद्ध परंपरा में इन्हें तिब्बत का सर्वोच्च गुरु और प्रशासनिक मुखिया माना जाता है। मैं आपको अगर वीडियो ये आपके दलाई लामा है। तिब्बत के लोग दलाई लामा के आदेश को सर्वोपरि मानते हैं। अब तिब्बत के लोगों के सामने एक बड़ा द्वंद्व रहता है कि वे चीनी एडमिनिस्ट्रेशन की बातें माने या अपने दलाई लामा की, और वो अपने दलाई लामा को फॉलो करते हैं।
ये आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, राजनीतिक गुरु मानते हैं, एक वहां का जो टॉप मोस्ट मैन होना चाहिए वो मानते हैं। लेकिन चीन क्या कर रही है? तिब्बत आज भी मानता है कि उनके दलाई लामा के साथ गलत हुआ है। भारत ने दलाई लामा की रक्षा के लिए चीन से युद्ध तक लड़ लिया, पता है ना साथियों आपको। इसलिए तिब्बती लोगों का जुड़ाव चीन के मुकाबले भारत से बहुत बेहतर है। चीन को यह बात अच्छे से पता है कि उसने तिब्बत की जमीन पर तो सेना के दम पर जबरन कब्जा कर लिया, लेकिन वो आज तक तिब्बती लोगों के दिलों और उनके दिमागों पर मानसिक कब्जा नहीं कर पाया और न कर पाएगा। चिंगारी ने वहां जन्म ले लिया है। कमेंट बॉक्स में आपको देखने को मिल जाएगा, तिब्बत का बच्चा बच्चा आज भी अंदर ही अंदर चीन की दमनकारी नीतियों से नफरत करता है और अपनी आजादी का इंतजार कर रहा है। तभी तो लोग आत्मदाह कर रहे हैं भाई। कोई आत्मदाह कर लेगा? जिंदा इंसान अपने ऊपर आग लगा सकता है? इसी मानसिक कब्जे को मजबूत करने के लिए चीन अब दलाई लामा की परंपरा में दखल दे रहा है। दलाई लामा का पद कोई राजनीतिक पद नहीं है कि किसी को भी चुनाव लड़वा कर जिता दिया जाए। यह एक पूर्णतः धार्मिक पद है जिसका चयन प्राचीन बौद्ध परंपराओं के आधार पर होता है। वर्तमान दलाई लामा के बाद अगला लामा कौन होगा, इसे लेकर बड़ा विवाद चल रहा है। चीन चाहता है कि अगला लामा उसकी पसंद का हो, एक इम्प्लांटेड प्रायोजित दलाई लामा, जो वही करे जो चीनी सरकार चाहे। इसका एक बड़ा उदाहरण यह है कि चीन ने पंचम लामा को, जो एक सामान्य जीवन जी रहे थे, पिछले 20 सालों से गायब डिसअपियर कर रखा है। चीन का मकसद यह है कि जब असली लामा मिलेंगे ही नहीं तो परंपरा आगे ही नहीं बढ़ेगी और लामा की यह पूरी धार्मिक व्यवस्था ही खत्म हो जाएगी, ताकि तिब्बत की आवाज को हमेशा के लिए दबाया जा सके। इसके अलावा साल 1914 में जो मैकमोहन लाइन तय हुई थी वह तिब्बत के प्रतिनिधि के साथ तय हुई थी, जिसने चीन मानने से इनकार करता है। मैकमोहन लाइन थी ना ये वाली, जो बाउंड्री लाइनों को डिसाइड किया गया था 1914 में, तो चीन इसको मानने से ही मना कर देता। भाई साहब, ये वाली मैकमोहन लाइन थी, ये वाली लाइन दिख रही है, ये वाली मैकमोहन लाइन। ये पहले जो लाइन थी वो कौन सी थी? ये जॉनसन लाइन बनाई गई थी, ये वाली जॉनसन लाइन थी। फिर लास्ट में जो बाउंड्री डिसाइड की गई थी ये थी आपकी एलओसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो 1914 की ये लाइन थी, इसको मानने से इनकार कर। चीन कहता है कि तिब्बत का पठार लद्दाख की तरफ फैला हुआ है और वो इसे भी लेना चाहता है। भारत ने ऐतिहासिक दस्तावेजों के साथ साबित किया है कि वह हमारा इलाका है, लेकिन चीन अपनी विस्तारवादी नीति से बाज नहीं आता। ऐसे में दलाई लामा चीनी घुसपैठ को रोकने में कूटनीतिक रूप से भारत की बहुत बड़ी मदद करते हैं। जब चीन को लगा कि भारत दलाई लामा को अपने यहां बिठाकर तिब्बत का समर्थन कर रहा है, हम लगातार तिब्बत की बात करते रहते हैं ना, तो उसने भारत को परेशान करने के लिए एक दूसरी फॉल्ट लाइन ढूंढी और वो थी पीओके। चीन पाकिस्तान के साथ जाकर खड़ा हो गया। अब आप इस वाले रीजन को समझना, ठीक है। ये गलवान वैली बताया ना, यहां हमने इनको इनकी औकात दिखा दी थी, ठीक है, चाइना वालों को। तो भारत से भिड़ने की कोशिश मत करना बच्चों अब तुम, ठीक है। भारत को हल्के में मत लीजिएगा अब तुम लोग, बहुत हो गया अब तुम्हारा। अब वो अब नहीं चल पाएगा जो तुमने पहले करा था। चीन पहले जैसा नहीं है, भारत अब पहले जैसा नहीं रहा है। चीन पाकिस्तान के साथ, चीन पता है पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया है, उसे हर तरह से सपोर्ट करता है और भारत को उलझाने के लिए पीओके से अपना अरबों डॉलर का सीपैक प्रोजेक्ट भी गुजार दिया है उसने। ये पता है सीपैक जो प्रोजेक्ट वो निकाल रहा है, ये वाला प्रोजेक्ट जो ग्वादर पोर्ट से इस तरीके से निकाल रहा है ना, यहां से इस तरीके से पूरा काश घर के लिए ले जा रहा है। और यहाँ हम लगातार उससे बोल रहे हैं कि भाई साहब यहाँ से गलती से मत निकाल देना, ये हिस्सा हमारा है, हम इसको लेके रहेंगे। इस पाकिस्तान को मार मार कर पीट पीट कर, वहां के लोगों ने खुद विद्रोह कर दिया, वहां के लोग खुद नहीं रहना चाहते इस पाकिस्तान के साथ, वो हमारे साथ मिलकर रहना चाहते हैं। और नीचे बलूचों ने इनको परेशान कर रखा है, चीनी लोगों को, चीनी इंजीनियर्स को, यहाँ वो इस रास्ते को बनाने नहीं दे रहे। तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अभी तुम्हें तिब्बत में ही पता लगेगा तिब्बत के लोग क्या करेंगे, ठीक है। तिब्बत के लोग, क्योंकि अन्याय का जो एक घड़ा होता है ना पाप का, वो एक दिन भरता है। वो तुम्हारा घड़ा भर चुका है, अब वो फूटेगा। और भारत लगातार सीपैक वाले रास्ते की लगातार क्या करता है, आपत्ति कराता है, लेकिन चीन उसको दरनिकार करता है, अपना इन्वेस्टमेंट किए जा रहा है। भारत ने पहले शिनजियांग के बीगर मुसलमानों का मुद्दा उठाया था, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और मिडिल ईस्ट के मुस्लिम देशों से कूटनीतिक रूप से वो साथ नहीं मिला जिसकी उम्मीद थी। इसलिए भारत अब अपनी नई और अचूक रणनीति पर काम कर रहा है, यानी तिब्बत कार्ड। जिस दलाई लामा और तिब्बती समाज के साथ भारत पिछले 70 साल से मजबूती से खड़ा है, अब उसकी आजादी और उसके अधिकारों के मुद्दे को खुलकर वैश्विक मंचों पर उठाने का समय आ गया है साथियों। आज पीओके के अंदर जो हालत बन रहे हैं वो भारत के लिए सबसे अनुकूल हैं, क्योंकि वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया। ना वहां इंटरनेट है, ना वहां वाईफाई है, ना वहां खाने के लिए अनाज है, ना पीने के लिए पानी, कुछ भी नहीं, ना वहां कोई रोजगार है, ना वहां कोई एजुकेशन सिस्टम है, ना वहां कोई हॉस्पिटल है।
वहां की जनता पाकिस्तान के खिलाफ सड़कों पर उतर चुकी है और पाकिस्तान गो यानी पाकिस्तान को गो बैक के नारे लगा रही है। ऐसे में अगर चीन पीओके के मामले में भारत के खिलाफ कुछ भी बोलता है तो भारत के पास तिब्बत में चीन द्वारा किए जा रहे अत्याचारों को और वहां के लोगों की आजादी की मांग को पुख्ता सबूत है कि वहां लोग, देखो ना कमेंट्स बॉक्स में आपको पता लगेगा वहां के लोग क्या चाह रहे हैं। भारत सीधे यूएन में मानवाधिकार उल्लंघन का मुद्दा उठाएगा और चीन के काले कारनामों को दुनिया के सामने लेकर आएगा। भारत आज ग्लोबल साउथ का लीडर बन रहा है, इसलिए अंतरराष्ट्रीय मंचों पर दुनिया को भारत की बात सुननी ही पड़ेगी। चीन को इस बात का डर सता रहा है, इसलिए बीच में उसने कहा था कि वह दलाई लामा से बात करने और तिब्बत के लोगों को अपनाने के लिए तैयार है, लेकिन चीन की बात एक जगह आकर अटक गई। उसने साफ कह दिया था कि वह दलाई लामा से बात तो करेगा लेकिन तिब्बत को ऑटोनॉमी देने पर कोई बात नहीं होगी। अब आप खुद सोचिए कि चीन तिब्बत को उसका हक और स्वायत्ता क्षेत्र बनाने को तैयार नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के कश्मीर को आजाद कराने की बात करता है। यह चीन के दोहरे मामले, डुअल स्टैंडर्ड्स हैं। भारत का रुख साफ है, या तो आप तिब्बत को उसका अधिकार और आजादी दो, नहीं तो हम भी कश्मीर के मुद्दे पर पीछे नहीं हटेंगे और आपको इस पर चुप रहना होगा। यह भारत का चीन के खिलाफ एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल है, क्योंकि यह यहां से सीपैक निकाल रहा है, बहुत करोड़ों मिलियन अरबों डॉलर का यहां इन्वेस्टमेंट कर चुका है और भारत यह मना कर रहा है कि तुम्हें हम यहां से नहीं निकलने देंगे क्योंकि यह क्षेत्र हमारा है, हम इस पर कब्जा करेंगे, इसको मार के भगाएंगे, इस उल्लू के पट्टे, इस नल्ले पाकिस्तान को। और ये पूरी ताकत लगाएगा यहां से निकलने के लिए। अगर ये यहां से ताकत लगाएगा तो फिर हम तिब्बत की बात करेंगे। तुम पहले तिब्बत को आजाद करो, तुम यहां से निकलना चाह रहे हो, निकलो, पहले तिब्बत को आजाद करो बेटा, यहां हम इसको फंसाएंगे। चीन भारत की हर उस गतिविधि का विरोध करता है जो बौद्ध परंपरा से जुड़ी होती है। हमारे अरुणाचल प्रदेश को, जो तवांग रीजन, ये वाला प्रदेश देख रहे हो आप, अरुणाचल प्रदेश, यहां आप आइएगा, यहां ये वाला रीजन देखिएगा अरुणाचल प्रदेश में, यहां आप थोड़ा सा ये वाला मैप देखिए, यहां ये मैकमोहन लाइन है, आपको ये पता होनी चाहिए, यहां तवांग रीजन है। हमारे अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन है वह बौद्ध धर्म की सबसे बड़ी और पवित्र केंद्रों में से एक है। इस जगह का नाम छठे लामा के नाम पर रखा गया। हर साल हजारों की संख्या में तिब्बती बौद्ध प्रार्थना करने तवांग आते हैं। जैसे भारत के लोग मानसरोवर यात्रा पर जाते हैं या मुस्लिम समुदाय के लोग मक्का मदीना जाते हैं, वैसे ही बौद्धों का तवांग से गहरा जुड़ाव है। जब तिब्बती लोग भारत आते हैं तो भारत की बुद्धिस्ट डिप्लोमेसी, बुद्ध कूटनीति मजबूत होती है और यह जुड़ाव चीन को बहुत ज्यादा चुभता है। इसी बौखलाहट और गुस्से में आकर चीन अक्सर अरुणाचल प्रदेश के इलाके के नाम बदलने लगता है, उसे अपनी टेरिटरी बताता है और सीमा पर क्लैशेस, झड़पें शुरू कर देता है। उसने पीओके पर, अरुणाचल फ्रंट पर और गलवान घाटी में सिर्फ इसलिए उलझने की कोशिश की है ताकि भारत डरकर तिब्बत की आजादी का मुद्दा छोड़ दे, लेकिन भारत ने चीन की इस कमजोरी को पकड़ लिया है। 1959 से पहले दलाई लामा तिब्बत के प्रसिद्ध पोटाला पैलेस से अपनी सरकार चलाते थे, लेकिन जब उन्हें उन पर जानलेवा हमले की कोशिश हुई और उनके धार्मिक अस्तित्व को नकारा गया, तब वे भारत आए और तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से मिले। भारत ने उन्हें धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में बसाया, जहां आज एक बहुत बड़ा तिब्बती समुदाय रहता है और भारत के साथ उनका सांस्कृतिक जुड़ाव अटूट हो चुका है। 1971 जैसा ऐतिहासिक अवसर अब दोबारा नहीं मिलेगा। आज भारत के सामने पीओके और तिब्बत के रूप में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक समीकरण बन चुका है साथियों। अगर चीन पीओके के मामले में बोलेगा तो भारत तिब्बत की आजादी और चीनी दमन का मुद्दा पूरी दुनिया में उठाएगा। तिब्बत के सर्वोच्च नेता खुद भारत में बैठकर भारत की नीतियों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में दुनिया का कोई भी देश भारत को गलत नहीं ठहरा सकता। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने अमेरिका, रूस और सऊदी अरब, वह यूएई जैसे बड़े अरब देशों को इस तरह से अपने पक्ष में साधा है कि वे इस मामले में बीच में अड़ंगा नहीं डालेंगे। यह अवसर भारत के लिए 1971 बांग्लादेश की आजादी जितना बड़ा और ऐतिहासिक मौका है। अगर आज भारत पीओके और तिब्बत के इस अनरेस्ट, अशांति का फायदा उठाने से चूक जाता है तो यह हमारी सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूलों में से एक माना जाएगा। पीओके में चीन और पाकिस्तान की दोस्ती अब काम नहीं आने वाली है। भारत को अपनी इस रणनीति को बहुत जल्द और बेहद समझदारी से अनफोल्ड करना होगा, क्योंकि आने वाले समय में हमें यहां से कोई बहुत बड़ी ऐतिहासिक खबर देखने को मिल सकती है साथियों। तो एक छोटा सा सवाल आपके लिए, तिब्बत की ऐतिहासिक राजधानी क्या है? ऑप्शन ल्हासा, बीजिंग, टोकियो या शिनजियांग। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह जानकारी गहराई से समझ आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और जय हिंद, जय भारत जरूर लिखना। धन्यवाद साथियों।